एक दिन मैं और मेरा भाई स्कूल से वापस आ रहे थे जब हम दोनों ने अपने आसपास चलते स्कूल के बहुत से दूसरे बच्चों को देखा और फिर आंखों में एक शरारती चमक लिए उनसे अलग रास्ता चुनने का सोचा था कि हमारे दोस्त अचानक से हमें अपने साथ ना पाकर हैरान रह जाएंगे। इसलिए बहुत चुपके से अपने कदमों की चाप कुछ धीमी सी की और फिर अपने दोस्तों को मालूम हुए बगैर हम दूसरे रास्ते पर तेज तेज चलने लगे थे। हमारे चेहरे पर अपनी इस शरारत पर चमक भी थी। ये रास्ता हमें जल्दी घर पहुंचा देता था, लेकिन ये रास्ता बहुत कम लोग इस्तेमाल किया करते थे, जिसकी वजह से ये सुनसान रहता था। इसके मुताबिक लोगों ने अजीब अजीब वहम पाल रखे थे। इसी की बदौलत स्कूल के बच्चों और उनके माँ बाप सख्ती से इस रास्ते से आने के लिए मना करते थे, इसके बावजूद कि ये जल्दी कॉलोनी तक पहुंचा देता था। इसलिए आज हम दोनों बहन भाइयों के दिल में न जाने क्या आया कि कुछ नया करने के लिए इधर निकल आए, लेकिन हमारे दिलों में कोई डर और दहशत नहीं थी और पहले भी इस रास्ते की तरफ कभी आने का अपने दोस्तों की वजह से ध्यान नहीं रहा था, क्योंकि हम सब हमेशा एक साथ स्कूल से वापस घर आते जाते थे। वैसे भी हमारे स्कूल में बस कुछ ही दिन बचे थे, तो तभी सभी एक दूसरे के साथ कुछ नया करने के लिए तैयार रहा करते थे, ताकि हमारे स्कूल के आखिरी दिन हमेशा हमारी यादों में ताज़ा रहें। लेकिन हम दोनों ही बहन भाई नहीं जानते थे कि बेशक हमने आज घर जाने का छोटा रास्ता चुना है, लेकिन इसके बावजूद हम आज जल्दी घर पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे ही हम आगे बढ़े हमने देखा एक भिखारी एक कमसीन सी लड़की का हाथ पकड़े उसे अपनी तरफ बनी एक झोपड़ी की तरफ खींचता हुआ ले जा रहा है। तो हमारे दिमाग में ने हमें बहुत जल्द किसी गलत बात होने का इशारा दिया, तो हम जल्दी से उस लड़की की मदद के लिए पहुंचे। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, तो हमें यही लगा कि वो भिखारी यकीनन इस लड़की के साथ कुछ बुरा करने वाला है। तो हमने आगे बढ़कर उस लड़की को उस भिखारी से बचा लिया और भिखारी को दोबारा ऐसी हरकत से ना करने के लिए सबक के तौर पर बहुत मारा भी था। बेशक भी एक लड़की थी, लेकिन मेरे अंदर तेज तरारी थी। मेरी सारी हरकतें भी लड़कों जैसी ही थीं, इसलिए हम दोनों बहन भाई उस बड़ी उम्र के भिखारी पर भारी पड़ गए थे। मार पड़ने पर भिखारी रो पड़ा और रोते हुए बोला कि इस लड़की की मदद मत करो, क्योंकि ये मेरी पत्नी है, वरना तुम लोग सारी जिंदगी रोगे। लेकिन हमने उस भिखारी की बात पर यकीन नहीं किया और उस लड़की को अपने साथ घर ले आए। उस वक्त हमें अपनी सारी शरारत और कुछ नया करने की सोच सब कुछ भूल चुका था, क्योंकि अब हमारा पूरा ध्यान उस लड़की की तरफ था जो कि हमारे बार बार चुप करवाने के बाद भी बहुत ज्यादा रोई जा रही थी। इसी तरह कुछ वक्त तो सुकून से गुजर गया, लेकिन धीरे धीरे मेरे सारे भाई पागल होने लगे और हमारा घर बर्बाद होने लगा। और फिर एक रात मैं पानी पीने के लिए उठी तो देखा कि भाई के कमरे की लाइट जल रही थी, तो मैं उस तरफ चली गई। लेकिन जैसे ही मैं कमरे में पहुंची तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि यहाँ वही लड़की मौजूद थी जो मैं अपने घर में इकलौती बच्ची थी, क्योंकि मुझसे बड़े 6 भाई थे, जिसकी वजह से मैं घर भर की लाडली थी। अपने माँ बाप के साथ साथ अपने भाइयों का भी मैं आंखों का तारा थी। मेरे भाई मेरे लिए सारी दुनिया थे और मुझे कभी उनके अलावा किसी और से दोस्ती की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब तक की सारी जिंदगी मैं अपने हर काम के लिए इन्हीं पर निर्भर थी। हमेशा अपने आसपास 6 भाइयों को देखते देखते मैं थोड़ी थोड़ी इन जैसी ही बनती चली गई, जिस पर माँ लाख मुझ में लड़कियों वाले गुण लाने की कोशिश करती, लेकिन उनसे ऐसा नहीं हो पाता था। और इस बार वो गुस्से में पापा से शिकायत भी लगा देती, लेकिन तब उनका गुस्सा और बढ़ जाता जब पापा हमेशा मेरी साइड पर ही रहते। और वैसे भी उन्हें तो मैं हमेशा बच्ची ही लगती थी, तो उन्हें लगता कि मेरे लिए लड़कियों वाले काम सीखने के लिए अभी बहुत वक्त बाकी है। मेरे 5 भाई तो मुझसे बड़े थे, लेकिन मुझसे बड़े भाई और मेरी उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं था। यही वजह थी कि सिर्फ मेरी वजह से मेरे भाई ने अपना पूरा 1 साल पढ़ाई को छोड़ दिया, ताकि अगले साल से हम दोनों बहन भाई वापस एक ही क्लास से शुरू कर सकें और मुझे कभी अकेलेपन का एहसास भी ना हो। अब हम दोनों बहन भाइयों का इरादा कॉलेज में एक साथ जाने का था, जिसके लिए हमने एक ऐसे कॉलेज को चुना था जहाँ पर लड़के लड़कियाँ साथ पढ़ते हों, जबकि मेरी माँ इस बात के खिलाफ थी। उन्होंने तो मुझे लड़कों के साथ स्कूल ही बहुत मुश्किल से करने दिया था, और अब तो उनका कहना था कि मेरे लिए बस इतनी पढ़ाई बहुत है और मुझे घरदारी पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैंने उनकी किसी बात पर कान नहीं धरा, क्योंकि मेरे सपने तो बहुत ऊंचे थे और आज तो स्कूल की पढ़ाई पूरी होने पर मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि अब से एक नई ज़िंदगी हमारे इंतज़ार में होगी। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं जानती थी कि अब से हम वाकई एक नई ज़िंदगी जीने वाले हैं, लेकिन वो ज़िंदगी किसी तरह भी मेरे ख्वाबों ख्यालों जैसी नहीं होने वाली थी और ऐसी ज़िंदगी का कारण हमारी ही एक छोटी सी गलती बनने वाली थी। स्कूल से वापसी पर हमने अपने दोस्तों से अलग रास्ता चुनने वाली शरारत आज हमें हमेशा के लिए एक अलग ही मोड़ की तरफ ले जाने वाली थी। और आज हमारा सबसे पहले घर पहुंचने का इरादा ख़त्म होकर हमें सबसे आखिर में घर पहुंचाने वाला था।
हमने जब इस रास्ते पर भिखारी को लड़की को खींचकर अपनी कोठरी में ले जाते देखकर उसकी मदद की तो वो लड़की हमें काफ़ी बदहाल और उदास लगी थी। उसकी वजह से हम उसको दिलासा देने में लग गए थे और फिर उसके लिए आगे बढ़े ताकि उसे अपने घर ले जाने के बाद उसे उसके घर वालों का पता करके उसे वहां पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन इन सब में हमें काफ़ी देर हो चुकी थी, जिसकी वजह से हमारे दोस्तों ने हमें अपने साथ ना देखकर हमारे घर वालों को बता दिया था, जिसकी वजह से वो लोग परेशान होते हुए घर से जल्दी निकले थे ताकि हमें तलाश किया जा सके। लेकिन जैसे ही मेरे भाई और माँ बाप घर से निकले, हम तकरीबन घर के पास पहुंच चुके थे और वो लोग हमें देखकर दौड़ते हुए हम तक पहुंचे थे। यहाँ एक तरफ वो हमें सही सलामत देख के खुश हुए थे, वहीं हमारे साथ एक नए चेहरे को देखकर हैरान होकर हमसे कुछ फासले पर रुक गए थे। हम बहन भाई सबको घर में आने का कहते हुए खुद भी आगे बढ़े और अपने साथ मौजूद लड़की का हाथ पकड़े घर की तरफ चल पड़े। सभी उस लड़की के बारे में जानने के लिए जल्दी से हमारे पीछे आए थे, तो हमने भी घर पहुंचकर ज़्यादा देर किए बिना उन्हें अपने साथ मौजूद लड़की के बारे में सब कुछ बता दिया, जिसे सुनते ही माँ ने कहा कि इस लड़की को वहीं छोड़ दिया जाए जहाँ से हम उसे लेकर आए हैं। जिसकी वजह ये थी कि हम दोनों बहन भाई ने सारा वाक्य उन्हें बता दिया था। उस भिखारी को कई सारी बातें माँ से बता दी थी। माँ डर सी गई थी, कहने लगी इन लोगों की बात को मजाक में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनमें से अक्सर भिखारी फकीर लोग बहुत ही खुफिया जादू टोनों के बारे में जानते हैं। इन सब के साथ इस लड़की का हमें उन सब की नज़रों में उस रहस्यमयी रास्ते से मिलना भी माँ के डर की वजह बन रहा था। यही वजह थी कि माँ ने हमें काफ़ी डांटने के साथ साथ इस पराये मामले में पढ़ने से सख्ती से मना भी कर दिया, जिस पर हम जो अपने इस कारनामे पर बड़ा खुश थे कि हमें इस लड़की की मदद करने पर यकीनन घर वालों की तरफ से शाबाशी मिलेगी। लेकिन ये सब तो हमारी सोच से उलट ही हो रहा था, इसीलिए हम दोनों के मुंह लटक गए थे, जिस पर हमारे बड़े भाइयों और पापा ने आगे बढ़ते हुए माँ के गुस्से को ठंडा करना चाहा था और साथ ही माँ को उनके से निकालते हुए उनका ध्यान उस लड़की की तरफ करवा रहे थे, जो इस सब में रोने के साथ साथ बस गुमसुम सी हम सबकी सूरतें देखे जा रही थी, जिससे उसकी बेबसी और लाचारी का अंदाजा भी होता था। उसे देखने पर उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा पीड़ित हो और अब उसकी अगली ज़िंदगी हमारे फैसले पर ही निर्भर थी। इसलिए उसकी आंखों में एक आशा और कभी निराशा की झलक नजर आ रही थी, जिसके बाद माँ, जो अभी थोड़ी देर पहले किसी तरह भी उस लड़की को घर पर रखने के लिए तैयार नहीं थी, उसकी मासूम और हसीन सूरत पर नजर पड़ते ही वो फौरन पिघल गई थी और आगे बढ़ते हुए उसे तसल्ली और दिलासा भी देने लगी थी, जिस पर हम सब ने सुकून का सांस लिया था। और हम उस लड़की को थोड़ी देर के लिए माँ के रहमो करम पर छोड़ते हुए यूनिफॉर्म बदलने कमरे की तरफ चल पड़े थे। हमारे दोबारा वापस उनके पास आने तक माँ ने उस लड़की से तकरीबन उसका सारा खानदान पता कर लिया था, जिसकी वजह से माँ के चेहरे पर काफ़ी सुकून दिख रहा था और उस लड़की के हालात सुनते हुए काफ़ी दुखी भी मालूम हो रही थी। उस लड़की का कहना था कि उसका इस वक्त इस दुनिया में कोई भी खून का रिश्ता मौजूद नहीं है। उसने फ़कीरों की ही बस्ती में आँख खोली थी और वो अपने माँ बाप की तरह पैसे मांगने का ही काम किया करती थी, लेकिन उसकी सुंदरता इस राह में रुकावट बनने लगी थी, क्योंकि लोग उसकी गरीबी को देखते हुए कुछ पैसे देने के बजाय उसके हुस्न को देख के उसे तंग करने लगे थे। यहाँ तक कि उसे अपने काम की वजह से अपनी इज्जत जाने का डर सताने लगा था। बेशक वो भिखारन थी और उसके आसपास का माहौल भी काफ़ी जाहिलाना था, लेकिन इसके बावजूद वो काफ़ी अकल समझ रखती थी। तो उसने इस सिलसिले में अपने माँ बाप से बात की, तो उन्होंने ध्यान देने के बजाय उसे ही समझाया कि ये सब तो उनकी ज़िंदगी में मामूली सी बात है, तो उसे परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं। दरअसल उसके माँ बाप के लिए इज्जत का चले जाना कोई बड़ी बात ही नहीं थी, लेकिन वो लड़की इस बात पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं थी। उसे जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो मजबूरन उसने घर पर रहना शुरू कर दिया। उसके काम पर न जाने की वजह से अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। तो उसके माँ बाप ने एक दिन गुस्से में आकर उसका रिश्ता अपने जैसे भिखारी से तय कर दिया, जो कि उम्र में उस लड़की से काफ़ी बड़ा था। लेकिन इसके बावजूद लड़की के लिए यही बात ठीक थी कि वो एक जायज़ रिश्ते में बन जाएगी तो उसे अपनी इज्जत जाने का डर कम हो जाएगा। कोई तो होगा जो अब उसकी इज्जत की सुरक्षा करेगा। और फिर इस तरह उसकी सादगी से शादी कर दी गई और वो विदा होकर अपने पति के पास आ गई। लेकिन यहाँ आकर भी उसे वैसे ही हालात का सामना करना पड़ रहा था और उसके साथ साथ उसे अपने पति के जुल्म भी बर्दाश्त करने पड़ रहे थे, क्योंकि वो हर छोटी छोटी बात पर उसे मारने लगता था। और फिर आज का सारा वाकया तो हमारे सामने था। इन सब में उसे बड़ा दुख अपने माँ बाप की तरफ से भी मिला था। अब वो दोनों ही इस दुनिया में नहीं रहे थे। कुछ इस तरह से वो उसे लावारिस समझकर उसका पति जैसा चाहता उसके साथ व्यवहार करता
उसने ये सब बताने के साथ हिचकियों से रोना शुरू कर दिया था और मेरी माँ के सामने हाथ जोड़ दिए कि वो चाहें तो उसके लिए उसकी अगली ज़िंदगी का फैसला कर सकती हैं। वो किसी बात पर उफ़ नहीं करेगी, क्योंकि अब उसने इन्हीं दुखों के साथ जीना सीख लिया था। उसने कहा कि आज भी अगर हम बहन भाई उस पर जुल्म होता ना देखते, तो शायद वो सारी ज़िंदगी ऐसे ही तड़पती हुई एक दिन मर जाती। लेकिन आज हमारी मदद करने पर उसे लगा था कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं जो बगैर किसी फ़ायदे नुकसान के किसी की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस लड़की के आगे पीछे कोई ना होने की वजह से माँ ने ना चाहते हुए भी यह फैसला कर लिया कि उस लड़की को अपने घर में तब तक रहने दिया जाए जब तक उसका कोई और बंदोबस्त नहीं हो जाता। और फिर इस तरह माँ के कहने पर वो हमारे घर में रहने लगी थी। हम सब उस लड़की को हर तरह से दिलासा देने की कोशिश भी करते। तो फिर देखते ही देखते मेरी माँ, जो पहले उस लड़की को घर में रहने की अनुमति देने के बाद भी लोगों की बातें और कुछ उस लड़की की सुंदरता से डरती थीं, धीरे धीरे इस फिक्र से आज़ाद होने लगी थीं कि वो लड़की जो पहले कुछ दिन हमारे घर में डरी सहमी रहती थी, उसकी वजह से जो उसे कुछ कहता वो बस वही काम करती और फिर वापस जाकर वैसे एक जगह पर चिपक कर बैठी रहती। उसने फिर बहुत ही जल्दी माँ की कई जिम्मेदारियों को अपने जिम्मे ले लिया था, जिससे ये हुआ था कि माँ, जो हमेशा मुझसे नाराज़ रहती थी कि घर के कामों में उनका हाथ नहीं बटाती और वो बेचारी अक्सर अकेली थक जाया करती थी, अब जैसे उनके घर के कामों से फुर्सत मिलने लगी थी, तो उन्हें उस लड़की का हमारे घर में रहने के दिन भी भूलने लगी थी। बल्कि अब तो वो अक्सर उस लड़की को दुआएं देने के साथ साथ मुझे भी उससे कुछ सीखने के लिए कहती रहती। वो लड़की बहुत जल्द हमारे घर का एक फर्द ही बन गई थी और हम भी अब उसे ऐसे अपने घर में खुश देखकर इत्मीनान में होने लगे थे, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं यही लगता था कि ये सब हमारी मेहनत की ही वजह से मुमकिन हुआ है। कुछ समय बाद जैसे ही हम सब उस लड़की और अपने बीच के फ़र्क को भूले और उससे घुलने मिलने लगे थे, अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी भी होने लगे, उसके साथ ही हम सब का उस लड़की पर यकीन भी बहुत बढ़ गया। मेरे भाइयों ने मिलकर पापा का छोटा सा कारोबार बहुत बढ़ा दिया था। वो सब मिलकर बहुत मेहनत से सब कुछ संभाल रहे थे, जिसकी वजह से तरक्की जैसे उनके कदम चूम रही थी। घर के हालात पहले से भी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन अब उससे भी ज़्यादा अच्छे हुए। तो हमने अपना पुराना मोहल्ला छोड़कर एक नई और बड़ी कॉलोनी में घर ले लिया। यहाँ पर माँ ने उस लड़की को अपनी बेटी के तौर पर सबसे मिलवा दिया, जिसकी वजह से अब पिछले मोहल्ले में जो बातें होती थीं उससे भी हम बच गए थे। हम सब शायद ऐसे ही रहते और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए चीज़ों को मामूल की ही तरह लेते रहते, लेकिन ऐसा ना हो सका, क्योंकि हमारा जो घर पहले सबकी नज़रों से खुशहाल घराना था, यहाँ सब एक दूसरे के दुख सुख में हमेशा एक साथ खड़े होते थे, उसी घर के लोग अब धीरे धीरे बिखरने लगे थे। सबसे पहले तो हम पर मुसीबत की घड़ी उस वक्त आई जब मेरे सबसे बड़े भाई की शादी की बात चली, जिससे हम सब घर के सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि हमारे घर की पहली शादी थी। माँ और पापा भी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। घर की पहली शादी होने की वजह से हम सब दिल खोलकर अपने अपने अरमान निकाल रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक से हमारा घर, जो खुशियों की महफिल बना रहता था, वहाँ वीरानी ने डेरा डाल लिया और कुछ ऐसा हुआ था कि हमें ना तो उसका कारण पता चल रहा था और ना ही इस मसले का कोई हल नजर आ रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे हम अंधे और बहरे हो चुके हैं, क्योंकि लगने वाला धक्का वाकई में हम सब की सूझबूझ को खो चुका था। जिस घर से दूसरे दिन मेरे बड़े भाई की बारात जानी थी, वहां से अब मेरे भाई की अर्थी उठ रही थी। जो भी सुनता या फिर हमारे घर आता, सबका दिल इस जवान मौत पर दहल जाता था और कोई पत्थर से पत्थर दिल इंसान भी अपने आंसू रोक नहीं पाता था, जबकि हमारी तो जैसे दुनिया ही अंधेर हो गई थी। इस मुश्किल वक्त में हम अब एक दूसरे को भूल बैठे थे। हम सबको अपना ही होश नहीं था, किसी की क्या परवाह करते। लेकिन अब उस लड़की ने आगे बढ़कर सबको संभालने की कोशिश की थी और फिर वक्ती तौर पर जो सबको लगा था कि जिंदगी अब यहीं रुक गई है, धीरे धीरे फिर से नॉर्मल होने लगी थी। लेकिन इन सब में माँ और पापा एकदम से ढह से गए थे और मैंने फिर दोबारा उनको नॉर्मल होते नहीं देखा, क्योंकि बेटे का गम ऐसा उनकी जान को चिमटा कि फिर एक दूसरे के पीछे माँ और पापा भी इस दुनिया से चले गए। वो ज्यादा दिन हमारे साथ नहीं रह सके। हम सब पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी थी, एकदम से जैसे तपती धूप में आकर खड़े हो गए हों। सबके दिल में एक दूसरे को लेकर डर सा बैठ गया था कि अब कोई हमसे बिछड़ ना जाए। कभी किसी की थोड़ी थोड़ी सी गैर मौजूदगी ही हम सबको दहला दिया करती थी। हम सब का दुख एक दूसरे से ज्यादा लगने लगा था और फिर ऐसा लगा कि जैसे नए सिरे से जिंदगी शुरू हो रही हो। लेकिन जैसे ही हम एक बार फिर से मिलकर हिम्मत करते, संभलने लगते, तो एक नया धक्का हमारा इंतजार कर रहा होता। अब हम में से बड़े भाई को एकदम से पागलपन के दौरे पड़ने लगे थे, जिसकी वजह सबको पहले यही लगी कि भाई ने माँ और पापा की मौत का सदमा सर पर सवार कर लिया है। लेकिन हम इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि मेरे इसी भाई ने
हमें सबसे ज़्यादा संभाला था और हर तरह से कोशिश की थी कि हमें माँ बाप की कमी महसूस ना हो। तो फिर मेरा ख्याल था कि कैसे अब इतना हाथ से गुजरने के बाद एकदम से दिमागी मरीज बन सकता है। अगर कुछ होना होता तो तब होता जब माँ पापा की मृत्यु हुई थी। लेकिन जब उनको इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जाया गया तो मेरी सोच को गलत साबित होना पड़ा, क्योंकि डॉक्टर ने ये बात कह दी कि मेरे भाई को दिमागी परेशानी, अपनों की अचानक मौत और उसके बाद उन्होंने जो एकदम से खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश की, खुद के दिमाग पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डाला, तो इसी वजह से उनके दिमाग पर असर हो गया है। इस बात पर हम सबका दिल एक बार फिर से बहुत ज़्यादा सहम गया कि अब बाकी बचे भाइयों का क्या हाल होगा। इन सब में कोई डिप्रेशन में नहीं भी जाना चाहता तो वो भी जा रहा था। सभी खुद को बीमार ही समझने लगे थे। गुजरते दिनों के साथ एक के बाद एक अपने भाइयों को पागल होता देखकर मेरे खुद के होश जवाब देने लगे थे। मेरा पूरा घर बर्बाद हो चुका था। मेरे भाइयों की सारी मेहनत खत्म होती जा रही थी और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। तो एक आखिरी सहारे के तौर पर मैंने मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थनाएं करना शुरू कर दी और अब बस भगवान से यही उम्मीद थी कि वो मेरे सारे भाइयों को अच्छा कर दे और मुझे और ज़्यादा उनके दुख देखने से बचा ले। मैं जो पहले सब घर वालों की लाडली और हर परेशानी से दूर रहा करती थी, अब उतना ही परेशानियों में घिर चुकी थी और इस मुश्किल वक्त में कोई मुझे सहारा देने वाला भी नहीं था, सिवाय उस लड़की के जो मेरे छोटे भाई और मेरी वजह से इस घर में आई थी। अब हम दोनों लड़कियां ही अकेले सब कुछ संभालने की कोशिश में लगे थे। मैं अपना भविष्य और भविष्य के सारे सपने भुलाए बस भाइयों की हालत सुधारने के लिए कोशिश कर रही थी। लेकिन मेरी इतनी मेहनत के बाद भी कोई बेहतरी नज़र नहीं आती थी, तो मैं भी हिम्मत खोने लगती थी। लेकिन अपने भाइयों का अकेले खुद को सहारा सोचते हुए सब्र के साथ, नई उम्मीद के साथ उठ खड़ी होती। जिस पर मैं सोचती कि माँ जो हमेशा मुझसे नाराज़ रहती थी, अब मुझे देखती तो यकीनन खुशी से फूले न समाती। लेकिन जब ये सोच मेरे दिमाग में आती कि वो अपने बेटों को इस हाल में देखती तो ज़रूर अपने होशो हवास खो बैठती। एक रात मैं पानी पीने के लिए उठी तो मेरे दिल में न जाने क्या आया कि मैं बाहर आ गई। आज तो पूरी रात ही नींद नहीं आई थी, क्योंकि मैं सारी रात ही भाइयों के कमरे में चक्कर लगाते हुए उनको देखती रहती कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। और फिर घर के में मौजूद लड़की ने कुछ देर पहले ज़बरदस्ती मुझे थोड़ी देर के लिए सोने के लिए भेज देती थी और फिर वो मेरी जगह जागती और मैं उसके लिए उसकी बहुत शुक्रगुजार भी थी। लेकिन आज नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी, तो मैं शायद वक्त से पहले ही उठ गई थी और जब बाहर आई, एक नज़र अपने भाइयों के कमरे की तरफ दौड़ाई तो देखा कि एक भाई के कमरे की लाइट जल रही है, जबकि रात को उनके कमरे में हमेशा डिम लाइट होती थी। तो इस समय तेज़ रोशनी का सोचकर मैं जल्दी से उनके कमरे की तरफ बढ़ी थी। लेकिन जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई तो मेरी जान निकल गई कि वही लड़की मेरे भाई के बेड के चारों ओर चक्कर काटते हुए कुछ पढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही मुझे देखा तो उस लड़की का रंग उड़ गया और वो बहुत ज़्यादा डर गई। लेकिन ये बस कुछ पल के लिए हुआ था। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा कि वो क्या कर रही थी। हमारे साथ इतना कुछ बुरा हो चुका था कि अब तो किसी पर भरोसा ही नहीं रहा था। और वो मेरी बात सुनते ही जल्दी से अपने हालत को नॉर्मल करती हुई मुझसे बोले कि वो कुछ पढ़ रही थी जिससे मेरे भाई के ठीक होने के चांसेस हैं। उसकी बात पर मुझे चाहकर भी यकीन नहीं आ पाया था और मेरा दिल कुछ ठिठक सा गया था। और फिर उस दिन मैंने वही भाई के कमरे में भगवान से प्रार्थना की और उसी दिन से मैंने उस लड़की पर नज़र रखना शुरू कर दी। लेकिन मैंने खुद को उस लड़की के सामने पहले जैसा ही रखा था, ताकि वो जान ना जाए कि मैं उस पर शक कर रही हूँ। मेरे दिल में था कि क्या पता मैं फालतू में उस पर शक कर रही हूँ, लेकिन फिर ये सोचा कि इस पर नज़र रखने से मुझे पता चल जाएगा कि मैं गलत हूँ या फिर वो लड़की, क्योंकि उस लड़की को मैंने कई बार अपने भाइयों के कमरे के चक्कर लगाते हुए देखा था और वो कुछ पढ़कर उन पर फूंकती भी रहती थी। उसके बाद मेरा शक यकीन में बदलता चला गया और फिर मुझ पर एक ऐसा राज खुला कि मेरे होश उड़ चुके थे। वो पता नहीं मेरे भाइयों के साथ क्या करती फिर रही थी कि मेरे भाइयों की हालत ऐसी होती जा रही थी। इस बात का पता चलते ही मैंने उस लड़की को घर से निकालने का सोचा, तो आगे से उस लड़की ने खुलकर मेरे सामने आना सही समझा और मैं उस लड़की के मुंह से उसकी सारी सच्चाई जानकर गुस्से से पागल हो गई थी। तो उस लड़की ने मेरा पूरा घर उजाड़ दिया था। वो यहाँ दौलत की लालच में आई थी और वो अपने पति से वैसे भी छुटकारा चाहती थी, क्योंकि उसने अपने पति से अपने मनपसंद कुछ ऐसे जादू सीख लिए थे जिससे वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती थी। उसका पति किसी खुफिया काले जादू टोने के बारे में जानता था, जिनके बारे में जानकारी लेकर उस लड़की ने बाकायदा प्लानिंग करना शुरू कर दी। उस लड़की ने अपने पति को छोड़ा था और अजरिया हम बने थे। उस लड़की को अजाब की तरह अपने घर ले आए थे और यहाँ आकर उसने हमारे घर का सुकून और बढ़ती दौलत ने यहीं पर हमेशा के लिए डेरा जमाने का सोचा, और जिसके बाद उसने धीरे धीरे अपने रास्ते में मौजूद सारी रुकावटों को हटाते हुए इस घर पर पूरी तरह हुकूमत हासिल कर ली। और अब अपनी असलियत सामने आने पर उसने शर्त रखी थी कि मेरे पास जो कुछ भी है सब कुछ उसके हवाले कर दूं, नहीं तो मेरे भाई कभी भी ठीक नहीं होंगे।
मेरा दिल कर रहा था कि मैं उस लड़की की जान ले लूं जो इतनी घटिया निकली थी, और खुद पर भी गुस्सा आने लगा कि मैं ही उसे घर लाने का जरिया बनी थी। मैं अपने हाथों अपना घर बर्बाद कर चुकी थी। मैंने खुद पर काबू करते हुए सब कुछ उसके हवाले कर दिया। वैसे भी सब कुछ पहले ही उसके हाथ में था, और फिर मैं खाली हाथ लिए अपने भाइयों को लेकर वापस पुराने मोहल्ले के घर में लौट आई थी। और फिर यहाँ आकर एक नई जिंदगी शुरू हुई, और मैंने दिन रात मेहनत करते घर को भी संभाला और अपने भाइयों को भी, क्योंकि शायद अब ये मेरा फर्ज बनता था कि उन पर आई ये सारी मुसीबतें मेरी वजह से थी। तो उनको सब कुछ लौटाने का फैसला करते हुए मैंने दिन रात का फ़र्क भुला दिया था। और फिर मेरी मेहनत का फल धीरे धीरे सामने आने लगा, और मेरे भाई ठीक होते गए, और उनके ठीक होने पर मैंने रोते हुए उनसे माफ़ी मांगी, तो उन्होंने उसमें मेरी कोई गलती ना जानते हुए मुझे माफ़ कर दिया। और एक बार फिर से मेरे भाइयों ने मुझे अपनी आंखों पर बिठा लिया था। हम आराम से मिलकर आगे बढ़ते चले गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।